जय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यतः SU-57 ऑफर के बारे में। SU-57 को लेकर जैसे जैसे रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दौरा नजदीक आता जा रहा है, ऑफर भी काफी ज्यादा सघन होते जा रहे हैं और एक के बाद एक ऐसा रूस की तरफ से दांव खेला जा रहा है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं तो अब ये कयास लगाया जा रहा है कि भारत और रूस के बीच में आंतरिक तौर पर कुछ तो बातें हुई हैं, क्योंकि रोसब्रोन एक्सपोर्ट हो गया, रोस्टेक हो गया या कोई दूसरी संस्था हो गई, उनके तरफ से जो बयानबाजी चल रही है वो इसी तरफ इंगित कर रही है। आप सबने अगर दुबई एयर शो को क्लोजली मॉनिटर किया, दुबई एयर शो के अपडेट्स को देखा, तो एक चीज आपको काफी कॉमन लगी होगी कि रूस के तरफ से एक सिलसिलेवार तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है, ये ऑफर्स की जो बौछार है, ये भारत के तरफ पर की गई है। पहले रूस ने ये कहा कि भारत जो भी रिक्वायरमेंट चाहता है अपने SU-57 में या हाईली कस्टमाइज वेरिएंट भी चाहता है, तो ये सब देने के लिए रूस पूरी तरीके से तैयार है, उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं है। इसके बाद इन्होंने प्रोडक्ट 177S को लेकर ये कहा कि ये इंजन हम मूलतः सुखोई जो सुपर सुखोई प्रोग्राम है भारत का, उसको देख करके ही बनाए हैं। अगर भारत चाहे तो इस इंजन को प्लग एंड प्ले ऑपरेशन के थ्रू यूज कर सकता है। उसके बाद उन्होंने SU-75 चेकमेट पर बात करी, लेकिन अब नंबर्स को लेकर के रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि थोड़ा उठक पटक हुई है। देखिए, रूस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो ऑफर कर रहा है, लेकिन रूस ने एक बाउंड्री भी सेट की है कि अगर नंबर्स इस बाउंड्री को पार करते हैं, तब रूस भारत को जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है और कंप्लीट TOT है, इसके लिए हाँ बोलेगा। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार वो बाउंड्री क्या है, क्या वाकई ऐसा कुछ है भी या नहीं। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आने वाले भविष्य में अगर ये डील की तरफ भारत बढ़ता भी है, तो भारत को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और भारत के जो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट है वो क्यों एमका के समर्थन में एक तरफा उतर आए हैं। वो लोग भी जो कभी SU-57 के कट्टर समर्थक थे, वो अब क्यों एमका की साइड ले रहे हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। एक तरफ जहां इस समय SU-57 फिल्म को लेकर लगातार इंटरनेशनल मीडिया में बात चल रही है, इंडियन मीडिया में बात चल रही है और रोस्टेक ऑफिशियल जिस प्रकार से मीडिया के सामने आकर के इसका महिमा मंडन कर रहे हैं, उससे बहुत सारे डिफेंस लवर्स की उम्मीदें तो काफ़ी ज़्यादा जग गई है। और उम्मीदें इसलिए भी जगी है क्योंकि जब इस बात SU-57 फिल्म की जाती है तो इसको एक ऐसे तत्कालीन समाधान के तौर पर देखा जाता है जो कि भारतीय वायुसेना की मदद कर सकता है तब तक जब तक कि हमारे पास एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आने शुरू नहीं हो जाते। लेकिन इसी बीच नंबर्स को लेकर के कुछ उठापटक हमें देखने को मिली है। दरअसल हम सब ने जाना कि रूस ने भारत को कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्लीट कस्टमाइजेशन और पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस एयरक्राफ्ट को लेने के बाद इसमें भारत जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहता है वो आराम से करे, रूस को इससे आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोग यही सोच रहे थे कि भारत का प्लान जो था वो तो सिर्फ 50 से 60 एयरक्राफ्ट का था, क्या इतने कम नंबर में रूस ऐसा करेगा? तो कहीं ना कहीं वो चीज अब सामने आ चुकी है। दरअसल रूस जो TOT की बात कर रहा है और भारत जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की बात कर रहा है, उसमें थोड़ा डिसिमिलैरिटी है। यानी कि रूस का कहना है कि ठीक है, आप हमारे फाइटर जेट्स को लीजिए, हम आपको पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक नंबर देखने होंगे। यहाँ पर स्पेसिफिक कोई नंबर का थ्रेशोल्ड है, अगर वो पार होता है तो ये चीजें रूस की तरफ से काफी सुगम हो जाएंगी। रोस्टेक ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम एयरक्राफ्ट को सिर्फ शेयर नहीं करना चाहता भारत के साथ, बल्कि हम इसका को डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और ऐसे में रूस के जो ऑफिशियल हैं उन्होंने ये हिंट भी दे दिया कि जो हम फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, फुल सोर्स कोड एक्सेस की बात कर रहे हैं और एयरफ्रेम को मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं, इंडियन सिस्टम्स को अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, वो एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड के बाद ही होगा जो कि डील से संबंधित है। हालांकि मीडिया में जब उनसे ये पूछा गया कि आपका थ्रेशोल्ड क्या है, या आप वो स्पेसिफिक नंबर बता सकते हैं या ऑर्डर वॉल्यूम बता सकते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि नासिक असेंबली में इन एयरक्राफ्ट का निर्माण हो, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस पर बात करने से कुछ भी मना कर दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर सिर्फ जेट्स को लेकर भारत से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म को लेकर भारत से बात कर रहे हैं जो कि भारत के साथ को डेवलप किया जाएगा और भारत के स्टेल्थ इकोसिस्टम को वो एक्सिलरेट करने का काम करेगा। लेकिन बिहाइंड क्लोज डोर्स की बात करें तो चीजें कुछ सामने भी आई हैं। अगर हम कुछ मीडिया सोर्सेस की बात करें, हालांकि इसको ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं किया गया, तो मॉस्को यहाँ पर कम से कम 100 से 120 फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ देख रहा है। हालांकि कुछ मीडिया सोर्सेज ये भी क्लेम करते हैं कि जो FGFA वाला नंबर था 144 से 140 के बीच का, उसको भी जो रूस है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगर इस नंबर या इस थ्रेशोल्ड पर भारत पहुंचता है तो फिर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सोर्स कोड एक्सेस और लोकल मैन्युफैक्चरिंग इनकी जो है ये भारत में हो सकती है, या यूं कह ले एयरक्राफ्ट का जो को डेवलपमेंट है ये भारत में किया जा सकता है।
लेकिन अभी इस पे स्पष्ट टिप्पणी क्योंकि रूस की तरफ से भी नहीं आई है और भारत ने भी इसको एक्नॉलेज नहीं किया है, तो इसको हम सिर्फ एक पॉसिबिलिटी मान सकते हैं। लेकिन आइए जानते हैं कि क्या भारत ऐसा करेगा? क्या भारत के लिए वाकई ये करना सही होगा? देखिए, SU-57 को लेकर जब भी हम बात करते हैं, तो हम उसमें एक शब्द काफ़ी यूज़ करते हैं और वो है तत्कालिक समाधान। जी हाँ, यहाँ पर SU-57 को भारतीय वायुसेना के लिए जो पूरी बैकबोन है, वो बनाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। बल्कि हम इस उद्देश्य से इस खरीद को कर रहे हैं कि अगर 40 से 60 एयरक्राफ्ट आ गए तो भारत के लिए जो बीच में एक गैप क्रिएट हुआ है उसको फिल करने का ये काम करेंगे। और जब तक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में नहीं आ जाते, भारत के पास एक सपोर्ट होगा इन फाइटर जेट्स के आने के बाद। और उन रिपोर्ट्स में भी अगर आप पिछले देखिए तो कभी भी 100 यूनिट्स को लेकर बात ही नहीं हुई है। तो अगर मैं रूस ऐसा चाहता है या सोचता है कि भारत उनके साथ 100 से लेकर 140 जेट्स की डील फाइनलाइज करेगा, तो ये बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि देखिए, भारत के पास इस समय 31 एक्टिव स्क्वाड्रन है और भारत का जो प्लान है और भारत जिस लेवल की इन्वेस्टमेंट एमका और तेजस मार्क 2 में कर रहा है, ये कोई सेंस नहीं बनाता कि हम SU-57 के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। भारत अगर जाएगा भी किसी भी सूरत पे, तो वो एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो सकती है जहां पर बहुत खींच करके 40 से 60 जेट की ही खरीद भारत रूस के साथ करने वाला है। उसके पीछे का एक कारण है। देखिए, भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जो है वो ये मानते हैं कि अगर आप आज भी रूस के साथ SU-57 डील को एक्सेलरेट करते हैं तो कम से कम 2026 तक का समय लग जाएगा इसको फाइनलाइज होने में। और पहला लोकली मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट जो है वो आपको 2029 से 30 तक मिलेगा। ये वही दौर होगा जब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान को पूरा करके फ्लाइट टेस्टिंग से गुजर रहा होगा। वहीं 2032 से 33 तक ये जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये भी भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। यानी कि अगर आप बड़े संख्या की तरफ SU-57 की चाहते हैं, तो फिर वो एमका से कोलाइड होंगी। और एमका, जो कि ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि टेक्नोलॉजिकली जो SU-57 है उससे ज़्यादा एडवांस है। अगर हम इंजन वेपन बे को छोड़ दें तो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें एमका इस एयरक्राफ्ट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं फिर हमारे लिए कोई सेंस नहीं रहेगा कि हम एमका और SU-57 दोनों को बड़ी संख्या में बनाएं। और ऐसे में भारतीय वायुसेना भी ये नहीं चाहेगी कि उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन बने। और इसीलिए भारत अगर जाता है तो वो लिमिटेड नंबर्स पे ही जाएगा। खैर, हमने जो बात करी वो मीडिया सोर्सेज के हिसाब से बात करी, फिर चाहे वो स्पुतनिक हो, चाहे वो IDRW हो, या फिर इंडिया टुडे हो गया। इन सारे सोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसमें हमेशा जो है वो 40 से 60 एयरक्राफ्ट की बात की गई है। लेकिन अब यहाँ पर जो रूस अगर चाहता है कि भारत 100 या 140 के थ्रेशोल्ड को पार करे, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि भारत कभी ऐसा करेगा भी। खैर, आपको क्या लगता है, भारत को बड़े संख्या में जाना चाहिए या एमका के लिए जो लिमिटेड नंबर्स में SU-57 है उसको लेकर बात खत्म करनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।